बहस हुई, सर्वे को लेकर भी हुई। क्या पूरे बहस के क्या पहलू थे और क्या आगे की? आज माननीय सिविल जज अजमेर पश्चिम अजमेर द्वारा दरगाह कमेटी को जो समन इस दावे के जारी किए थे, उसकी पालना में हमने दरगाह कमेटी की तरफ से बड़ी प्रभावी रूप से पैरवी करते हुए इस दावे के बाबत प्राथमिक आपत्तियां हमारे ऑर्डर 7/11 के तहत प्रस्तुत करके माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि वादी कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है। एक कल्पना मात्र के व्यक्ति को वादी बनाकर जो दावा पेश किया गया है वो चलने योग्य नहीं है। दूसरी हमारी आपत्ति, जो घोर आपत्ति थी, कि केंद्रीय सरकार ने 1955 के अंदर दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट जो लागू किया है, उसको लागू करते वक्त और करने के पश्चात केंद्रीय सरकार ने दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के अंदर दरगाह की जायदाद को परिभाषित करते हुए, दरगाह एंडोमेंट को डिफाइन करते हुए सारी की सारी वो जायदाद जो दरगाह प्रीमाइसेस के अंदर है उसको दरगाह की जायदाद को घोषित कर दिया है। इस केंद्रीय कानून का सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी संवैधानिकता का प्रश्न उठा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको पूर्ण रूप से वैधिक माना, संविधान के अनुरूप माना और इस अधिनियम में धारा 2D में जो दरगाह एंडोमेंट है उसके तहत जब सारी दरगाह की प्रीमाइसेस केंद्र सरकार ने दरगाह की घोषित कर दी है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी केंद्र सरकार के कानून को सिविल न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं जा सकती और उस जायदाद को जो केंद्र सरकार ने दरगाह की घोषित कर दिया है उसके बारे में दावा नहीं चल सकता है। तीसरी हमारी घोर आपत्ति थी कि इनके अनुसार, दावे के अनुसार, ये 1100 ईस्वी के अंदर बताते हैं कि ये पोजेशन से बाहर हो गए और तब से कब्जे में नहीं है। इसलिए ये दावा कब्जे का अब किसी प्रकार से भी म्याद बाहर होने के कारण विधिक रूप से चलने योग्य नहीं। सबसे प्रमुख आपत्ति हमारी ये रही कि पूरे दावे के अंदर किस जायदाद का दावा किया है वो डिफाइन नहीं है। यानी कि जिस संकट मोचन महादेव मंदिर का ये व्याख्या करते हैं वो कौन से कसर नंबर में विराजमान है, किन सीमाओं के अंतर्गत विराजमान है, कहाँ पर विराजमान है और किस म्यूनिसिपलिटी नंबर की जायदाद में विराजमान है और किस हिस्से में विराजमान है, ऐसा कोई भी दावे में अंकन नहीं है। तो जब किसी भी जायदाद का कोई निश्चित डिमार्केशन या वर्णन या परिभाषा नहीं होता है तो सिविल न्यायालय ऐसे दावों को नहीं सुन सकती है। इन सभी आपत्तियों के साथ एक आपत्ति भी ये थी कि इस तथाकथित काल्पनिक वादी ने ना तो अपने आप को परिभाषित किया है, ना जायदाद को परिभाषित किया है, ना ही अपने अधिकारों को परिभाषित किया है कि वो क्या अधिकार कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं। तो जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्न है, वहाँ स्थिति अलग है। लेकिन दीवानी न्यायालयों के अंदर बिना जायदाद को परिभाषित किए, बिना विधिक अधिकार को बताए हुए, बिना वास्तविक व्यक्ति को, और एक आपत्ति जो हमारी घोर आपत्ति, जिस व्यक्ति द्वारा दावा किया गया है उसका कोई भी हक सरोकार हित नहीं है। वो व्यक्ति कौन है, उसे किसने मंदिर का मित्र बनाया, वो किस प्रकार से मंदिर का अगला मित्र बन गया, वो हिंदू सेना, जिसको तथाकथित हिंदू सेना अपने आप को बताता है, तो उसका पंजीकरण क्या है और वो उसको कौन सी हिंदू सेना ने अधिकृत किया है, किस प्रस्ताव से अधिकृत किया है। तो ऐसे हर एक आदमी किसी प्रकार का कोई दावा ला देवे तो सिविल न्यायालय अपने सीमित क्षेत्राधिकार में ऐसे दावे नहीं सुन सकती। हमारी इस घोर आपत्तियों का विपक्षी प्रतिपक्षी ने ये कहा कि साहब ये तो आप पूरा पूरा जब अपना प्रतिरक्षा लाएंगे तभी सुना जाएगा, फिलहाल हमें यहाँ पे सर्वे करने का आदेशित किया जाए। इसका भी हमने घोर आपत्ति की और हमने कहा जब तक कि हमारी इन प्राथमिक आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो जाए कि ये दावा चल सकता है नहीं चल सकता है, भारत संघ को पक्षकार नहीं बनाया गया है, भारत संघ को धारा 80 का नोटिस नहीं दिया गया है, इन सब बातों में फिर निर्णय नहीं हो जाए जब तक किसी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई को नहीं किया सकता। कई पक्षकारों द्वारा
दौरान सुनवाई पक्षकार बनने की अर्जी लगाई गई है और उनकी नकल हमें दी गई है। हम उसको देखेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, उसका प्रभावी जवाब भी हम देंगे कि पक्षकार बनने लायक है नहीं है, उनकी आवश्यकता है नहीं है, उनके बिना भी हम दावा तय करा सकते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर माननीय न्यायालय ने जवाब और बहस के लिए 24 जनवरी 2025 नियत की है। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।